प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। बहुविकल्पीय प्रश्न श्रृंखला के भाग 9 के अंतर्गत आज आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित गद्य के पाठ के लेखकों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देखेंगे और उनका उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह नहीं है? भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष या पाणिनिकालीन भारतवर्ष। वासुदेव शरण अग्रवाल के ऊपर आधारित ये प्रश्नोत्तर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह नहीं है? तो भारत की एकता भी निबंध संग्रह है, पृथ्वीपुत्र भी निबंध संग्रह है, कल्प वृक्ष भी निबंध संग्रह है, लेकिन पाणिनिकालीन भारतवर्ष ये निबंध संग्रह नहीं है। पाणिनिकालीन भारतवर्ष किस विधा की रचना है? पत्र पत्रिका है या निबंध है, आलोचना है या शोध निबंध है? तो प्रिय विद्यार्थियों, पाणिनिकालीन भारतवर्ष ये एक शोध पत्र है, शोध निबंध है। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार कौन हैं? श्याम सुंदर दास, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह या वासुदेव शरण अग्रवाल? तो वासुदेव शरण अग्रवाल, क्योंकि उन्हीं के लेखन परिचय से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। कल्प वृक्ष निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छायावादोत्तर युग के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, राय कृष्णदास, बाबू गुलाब राय या वासुदेव शरण अग्रवाल? तो ये भी वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि छायावादोत्तर युग के लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। पृथ्वीपुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं या पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह किसका है? तो आप इसको जानिए कि पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल का है और माता भूमि ये भी निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल का है। इसमें ऑप्शन खा सही है कि पृथ्वीपुत्र और माता भूमि ये निबंध संग्रह हैं जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल के हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के रचयिता कौन है? राष्ट्र का स्वरूप आपके पाठ्यक्रम में वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है, तो इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है, अर्थात किस निबंध संग्रह में ये राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है? कल्पलता में, पृथ्वीपुत्र में, कल्प वृक्ष में या मातृभूमि में? तो प्रिय छात्रों, पृथ्वीपुत्र जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध इसी निबंध संग्रह में संकलित है। अब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर से लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बारे में आप ये जानिए कि इन्होंने लघु कथा नामक एक विधा की प्रारंभ किया, संस्मरण विधा, रेखाचित्र विधा और रिपोर्टाज विधा का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया। अर्थात इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का मन खूब रवा और इन्होंने लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज की हिंदी विधा को आगे बढ़ाया, इसका प्रवर्तन किया और इसका पोषण किया। ऑप्शन घ सही है। अगला प्रश्न, नया जीवन और विकास पत्र के संपादक कौन थे? नया जीवन और विकास ये दो पत्रों का संपादन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किया था। नया जीवन और विकास। क्षण बोले कण मुस्कराए और बाजे पायलिया के घुंघरू, ये दोनों ललित निबंध हैं। इसको आप जानिए, क्षण बोले कण मुस्कुराए और बाजे पायलिया के घुंघरू, ये दोनों ललित निबंध हैं और इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है?
तो इसके रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। क्षण बोले, कण मुस्कुराए और बाजे पायलिया के घुंघरू दोनों ललित निबंध हैं और इसके रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इसी प्रकार दीप जले शंख बजे, ये भी ललित निबंध है। दीप जले शंख बजे, इसके ये संस्मरण विधा की रचना है और इसके भी रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो क्षण बोले, कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू ललित निबंध, लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे इस संस्मरण विधा की रचना है और इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित कौन सी रचना रेखा चित्र है? नई पीढ़ी के विचार, धरती के फूल, क्षण बोले, कण मुस्कुराए या आकाश के तारे? तो नई पीढ़ी के विचार एक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रेखा चित्र विधा की रचना है। नई पीढ़ी के विचार। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस लेखक ने अपनी सर्वाधिक रचनाएं रेखा चित्र विधा में की? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के बारे में आप ये भी जानिए कि इन्होंने अपनी सर्वाधिक रचनाएं रेखा चित्र विधा में की, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। अगला है कि देवबंद सहारनपुर जन्म स्थान किसका है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का देवबंद सहारनपुर में जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन है? तो भूले बिसरे चेहरे ये भी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि अशोक के फूल के रचनाकार हैं, इनसे हम प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना आलोचना विधा की रचना है? अशोक के फूल, हिंदी साहित्य, पुनर्नवा या साहित्य का मर्म? तो अशोक का फूल, हिंदी साहित्य, पुनर्नवा, ये सब निबंध विधा हिंदी अशोक के फूल और हिंदी साहित्य निबंध विधा की है। पुनर्नवा उपन्यास विधा है। साहित्य का मर्म ये आलोचना विधा की रचना है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से ही, निम्नलिखित में से कौन सी रचना इतिहास नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो हिंदी साहित्य की भूमिका भी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इतिहास ग्रंथ है, जबकि बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास ग्रंथ है। अशोक के फूल तथा विचार प्रवाह निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, अशोक के फूल तो आपके सिलेबस में है और इसी नाम से इनका निबंध संग्रह भी है। विचार प्रवाह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध संग्रह है। इसके लेखक अशोक के फूल और विचार प्रवाह नामक निबंध संग्रहों के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटज किस विधा की रचना है? तो कुटज भी एक ललित निबंध है। पहले कक्षा 12 के हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित था, इसको हटाकर अशोक के फूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। तो कुटज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक ललित निबंध है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, आलोक पर्व या बाण भट्ट की आत्मकथा? तो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास आपको बताए थे। अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, ये 4 उपन्यास हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के बताए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आलोक पर्व ये उपन्यास ग्रंथ नहीं है, ऑप्शन का सही है। कालिदास की लालित योजना किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 6, कालिदास की लालित योजना
किस विधा की रचना है? आलोचना है, संस्मरण है, नाटक है या निबंध है? तो प्रिय विद्यार्थियों, कालिदास की आलोचना है, कालिदास की लालित्य योजना, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिए कि कालिदास की निरंकुशता भी एक कालिदास की आलोचना है, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी और कालिदास की लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में इनका मूर्धन्य स्थान है। श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, दो नाम हमने आपको बताए थे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दोनों लोग ललित निबंधकार हैं। तो हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन छायावाद युग के गद्य लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर सही नहीं होगा। यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी एक छायावाद युग के गद्य लेखक हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु या प्रताप नारायण मिश्र छायावाद युग के गद्य लेखक नहीं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल क्या है? 1907 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1902 ईस्वी या 1905 ईस्वी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल 1907 ईस्वी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग क्या है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावादोत्तर युग। हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। प्रिय छात्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? ऐतिहासिक निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध या वस्तु प्रधान निबंध। तो अभी हमने बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से कौन अलंकृत हुआ? रायकृष्णदास, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उत्तर स्पष्ट है, 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से हजारी प्रसाद द्विवेदी को अलंकृत किया गया था। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बता चुके हैं, ये बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्याग, भूले बिसरे चित्र, अनामदास का पोथा या सूरज का सातवां घोड़ा। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है। अब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, इनसे कुछ प्रश्न हैं। हिंदीतर प्रदेश के निवासी होते हुए भी इनका हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जो कि दक्षिण भारत के निवासी थे, तमिल भाषा इनकी प्रमुख थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी भाषा को अपने लेखन का माध्यम बनाया और इनका हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार था। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदीतर प्रदेश के निवासी होते हुए भी इनका हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार था। अगला प्रश्न है कि भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है? आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित ये एक निबंध है। तो भाषा और आधुनिकता ये एक निबंध विधा की रचना है। लेखन में वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए, यह सुझाव किसका है? अज्ञेय का, रायकृष्णदास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का? तो विद्यार्थियों, लेखन में वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए, ये सुझाव प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने ही दिया था। मेरे विचार और वैचारिकी नामक
निबंध संग्रह किस लेखक द्वारा रचित है? अब आप यहाँ पर याद कर लीजिए, जानिए कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के निबंध संग्रह हैं मेरे विचार और वैचारिकी। मेरे विचार और वैचारिकी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, साहित्य और समाज नामक कृति किस विधा की है? नाटक, निबंध, आलोचना या कहानी? तो साहित्य और समाज नामक कृति प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का एक निबंध है। शोध और बोध नामक शोध कृति के रचनाकार कौन हैं? तो शोध और बोध नामक शोध कृति के रचनाकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी पे इतने बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब हम चलते हैं हरिशंकर परसाई पर, जो कि निंदा रस के लेखक हैं। हरिशंकर परसाई के ऊपर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? और अंत में भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज, रानी नागफनी की कहानी। तो प्रिय विद्यार्थियों, और अंत में भूत के पांव पूछे, सदाचार की ताबीज, ये तीनों निबंध संग्रह हैं, जबकि रानी नागफनी की कहानी ये उपन्यास विधा की रचना है। वसुधा साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशक एवं संपादक थे, या वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो वसुधा मासिक पत्रिका यहाँ पर पूछी जा रही है। वसुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वसुधा मासिक पत्रिका के संपादक हरिशंकर परसाई थे, या आप ऐसा समझ लीजिए कि हरिशंकर परसाई ने वसुधा नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है कि समाज की कमजोरियों एवं राजनीति के फरेबों पर करारे व्यंग लिखने में सिद्धस्त कौन थे? तो हरिशंकर परसाई, हिंदी साहित्य में इनका नाम एक व्यंग लेखक के रूप में जाना जाता है। अगर हिंदी साहित्य के प्रख्यात व्यंग लेखक पूछा जाए तो हरिशंकर परसाई का नाम सबसे पहले आता है। तो समाज की कमजोरियों और राजनीति के फरेबों पर करारे व्यंग लिखने में हरिशंकर परसाई सिद्धस्त थे। इनकी शैली व्यंग प्रधान है और इन्होंने हिंदी में व्यंग लेखन को एक नई दिशा प्रदान की। कौन थे? हरिशंकर परसाई थे, जिन्होंने हिंदी में व्यंग लेखन को एक नई दिशा प्रदान की। इनमें से कौन सी रचना निबंध विधा की रचना नहीं है? तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज या शिकायत मुझे भी है? तो भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है हरिशंकर परसाई का व्यंग प्रधान निबंध है, जबकि तट के खोज इन निबंध विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी निबंध विधा की रचना परसाई द्वारा रचित नहीं है? तब की बात और थी, बेईमानी की परत, बकलम खुद या पगडंडियों का जमाना। तब की बात और थी, बेईमानी की परत और पगडंडियों का जमाना, ये तीनों निबंध हरिशंकर परसाई के हैं, जबकि बकलम खुद निबंध हरिशंकर परसाई का नहीं है। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर गद्यकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई या श्याम सुंदर दास? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के हैं, तो छायावाद के पहले। भट्ट भी, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हैं, ये भी छायावाद युग के पहले। श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के हैं, ये भी छायावाद युग के पहले। हरिशंकर परसाई छायावादोत्तर युग के गद्यकार हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो निंदा रस निबंध तो आपके सिलेबस में ही है और ये प्रश्न खूब पूछा गया है 11, 13, 16, 17, 18 में। तो इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में है, इनसे कुछ प्रश्न हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म स्थान है?
बनारस, फर्रुखाबाद, तमिलनाडु या दिल्ली? तो तमिलनाडु के रहने वाले, रामेश्वरम के पास के रहने वाले थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ही है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम इनमें से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न या इनमें से कोई नहीं? तो प्रिय छात्रों, डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत पद्म विभूषण सम्मान और भारत रत्न भी सम्मान दिया गया था। ये भारत रत्न सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। मिशन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रणब मुखर्जी, अब्दुल कलाम या गांधी जी? तो मिशन इंडिया पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को एक भाषण देते हुए हो गया था। तो ये अब्दुल कलाम से संबंधित 5 प्रश्न थे। तो प्रिय छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित गद्य के लेखकों पर आधारित ये प्रश्न हमने पूछे। इससे आप लोगों को निश्चित रूप से उनके संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।